हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं क्लास 9th का साइंस का पहला चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ यानी कि मैटर इन आवर सराउंडिंग। और ये आपका साइंस का चैप्टर फर्स्ट है। अगर आप इसको कैटेगरी वाइज समझते हो तो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक ही वीडियो में इस चैप्टर को हम कंप्लीट करने वाले हैं, तो बने रहे हमारे इस वीडियो को एंड तक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे हेडिंग दिया हुआ है, हमारे आसपास के पदार्थ यानी आपके आसपास जितने भी तरह की वस्तुएं हैं वे सब क्या है? पदार्थ। तो इसी के बारे में स्टडी करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है इसका। सबसे पहले हम समझते हैं पदार्थ क्या होता है। देखिए, विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे पदार्थ कहा जाता है। विश्व में यानी कि इस दुनिया में जितने भी तरह की सामग्री बनी होती है और जिससे बनी होती है उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। ठीक है। और हमारे आसपास विद्यमान हर वस्तु में पदार्थ है। जितने भी तरह के आसपास हमारे वस्तु रहते हैं उसमें क्या है? पदार्थ है, या फिर वो पदार्थ से ही बने होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? पदार्थ स्थान घेरता है या घेरती है और इसका द्रव्यमान होता है। कोई भी पदार्थ हो, ठीक है, जैसे ईंट हो गया, साबुन, मोबाइल फोन, ये सभी क्या करते हैं? स्थान को घेरते हैं और इनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। ठीक है, यानी इसका वजन होता है, वेट होता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। मतलब दुनिया में प्रत्येक वस्तु, जितने भी तरह की वस्तु जो हमें दिख रही है वे सभी क्या है? पदार्थ है। क्यों पदार्थ है? क्योंकि वे स्थान घेरती है और उनका द्रव्यमान होता है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं क्या है। कणों के भौतिक गुण। कणों के भौतिक गुण मतलब जो कण होते हैं, पदार्थ क्या से मिलकर बने होते हैं? छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ है पदार्थ कणों से बना है। पदार्थ क्या से बना है? कणों से मिलकर बना है। ठीक है, यह सतत नहीं है, यानी यह लगातार नहीं होता है। पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं। और पदार्थ के कण कैसे होते हैं? बहुत ही छोटे होते हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं क्या है। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण यानी पदार्थ के जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं, मेन गुण होते हैं, उसके बारे में हम अब जानेंगे। देखिए पहला पॉइंट क्या कहता है? पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं, मतलब लगातार गति करते हैं। क्लियर है? यानी उनके पास गतिज ऊर्जा होती है। उसके पास क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है, जिससे वे लगातार गति करते रहते हैं। ठीक है। तापमान बढ़ाने से कणों की गति तेज हो जाती है। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, राइज करोगे टेम्परेचर को, तो इसकी जो गति होती है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, क्योंकि कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। चलिए दूसरा पॉइंट क्या है? पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। यानी जो भी पदार्थ होते हैं उनके बीच क्या होता है? कुछ स्पेस होता है, एम्प्टी स्पेस होता है। क्लियर है? रिक्त स्थान यानी खाली स्थान होता है। देखिए, जब हम चाय या कॉफी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक तरह के पदार्थ के कण दूसरे तरह के पदार्थ के कणों के बीच उपस्थित रिक्त स्थान में समावेश हो जाते हैं। जैसे आप पानी में चीनी को घोलते हो, ठीक है, तो जब आप चीनी को डालोगे, मान लीजिए कि ये ग्लास है और ग्लास में पानी है और ऊपर से आप चीनी को डाल रहे हो, तो चीनी जब अंदर जाता है तो हम चम्मच से उसको हिलाते हैं और वो चीनी धीरे धीरे क्या हो जाता है? उसमें विलुप्त हो जाता है, यानी कि उसमें समावेशित हो जाता है। क्या होता है? समावेशित हो जाता है, यानी उसके अंदर जो रिक्त स्थान होती है उसके अंदर वो घुस जाता है, जिस कारण से हमें पानी जो है पीने में कैसा लगता है? मीठा लगता है। जो चीनी का पानी होता है वो पीने में कैसा लगता है? मीठा। उसी तरह से अगर आप पानी में नमक को मिलाते हो तो जो नमक है पानी में घुल जाता है और घुलने के बाद वो जो पानी होता है वो नमकीन लगने लगता है। ठीक है, क्योंकि वो जो नमक है वो जो पानी में रिक्त स्थान होते हैं उसमें वो क्या होता है? घुस जाता है, यानी कि समावेशित हो जाता है। ठीक है, इससे पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच में पर्याप्त रिक्त स्थान होते हैं। क्या होते हैं? पर्याप्त रिक्त स्थान होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चलिए इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जब हम पानी के नल को खोलते हैं और पानी की धारा को अपनी उंगली से तोड़ने की कोशिश करते हैं, क्या वह धारा टूट जाती है? नहीं, क्योंकि पानी की धारा जुड़ी रहती है। इसका मतलब यह है कि पानी के कण एक दूसरे के साथ आकर्षण बल से जुड़े होते हैं। क्लियर है? चलिए अगला पॉइंट क्या है? पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान और उनकी गतिज ऊर्जा ठोस पदार्थ में सबसे कम होती है, द्रव अवस्था में मध्यम होती है और गैस अवस्था में अत्यधिक होती है। आकर्षण बल भी ठोस में अत्यधिक, द्रव में मध्यम और गैस में सबसे कम होता है। देखिए यहाँ पे आपको एक फिगर दिखाया गया है। देखिए ठोस अवस्था में रिक्त स्थान सबसे कम होता है, द्रव अवस्था में रिक्त स्थान मध्यम होता है और गैस अवस्था में बहुत ही ज्यादा रहता है आपका रिक्त स्थान। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे कुछ फिगर दिखाया गया है, ठोस, द्रव और गैस।
क्लियर है। अगला टॉपिक क्या है, पदार्थ की अवस्थाएं। भौतिक रूप से पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। क्या है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। हम मानव शरीर को भी पदार्थ की 3 अवस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं। हड्डियों और दांत ठोस अवस्था, ब्लड यानी कि रक्त और जल द्रव अवस्था, फेफड़े में हवा गैसीय अवस्था और 70% पानी हमारे शरीर में मौजूद है। इस प्रकार ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था हमारे शरीर में ही मौजूद होती है। ठीक है, चलिए अब हम विशेष जानकारी लेंगे ठोस अवस्था के बारे में। तो ठोस में एक निश्चित आकार होता है, यानी उसका एक फिक्स आकार होता है। जैसे आपका फोन है, जिस फोन पे आप ये वीडियो देख रहे, तो ये क्या है, आपका सॉलिड है यानी कि ठोस है। वो मोबाइल ऐसा नहीं है कि किसी दिन टेढ़ा हो जाएगा, पतला हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। इसकी अवस्था क्या है, ठोस है, सॉलिड है। ठीक है, अगला देखिए क्या है, ठोस अवस्था में स्पष्ट सीमाएं होती है। इसमें क्या होता है, स्पष्ट सीमाएं होती है, यानी कि इसका एक फिक्स आकार होता है। चलिए आगे आप देखते हैं, ठोस में निश्चित या स्थिर आयतन होता है। जैसे कि अगर आप 1 लीटर का बोतल लेते हो और उसमें आप पानी को डालते हो तो उसमें 1 लीटर ही लेगा। आप चाहोगे कि उसको हम किसी तरह से बड़ा कर दें तो वैसा पॉसिबल नहीं है। ठोस ठोस ही होता है। जैसे अगर आप बल्टी है, बल्टी में 1 बल्टी जो पानी है आज मान लिया 5 लीटर ले रहा है, तो ऐसा नहीं कल 6 लीटर ले लेगा। ठोस का जो आयतन होता है वो निश्चित होता है। और क्या है इसमें, इसकी संपीड़ितता नगण्य होती है। ये दृढ़ होते हैं, इसको आप ज्यादा दबा नहीं सकते हो। ठीक है, इसे कंप्रेस नहीं कर सकते हो, यानी संपीड़ितता नहीं होती है इसमें। और ये दृढ़ होते हैं, यानी ये कठोर होते हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया ठोस के बारे में। देखिए यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए दिया है, आप सॉलिड को कैसे समझ सकते हो। देखिए, बल लगाने से रबर बैंड का आकार बदल जाता है, लेकिन बल हटा देने से यह पुनः अपने मूल अवस्था या आकार में आ जाता है। ठीक है, अगर अत्यधिक बल लगाया जाए तो रबर का बैंड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ये आपको बताया गया है। जैसे कि मैं अभी बताया कि सॉलिड को हम दबा नहीं सकते हैं, खींच नहीं सकते हैं। तो देखिए एक रबड़ को लीजिए, रबड़ को जब आप खींचिएगा तो उसका जो लंबाई है वो परिवर्तित हो जाएगा ना, परिवर्तन हो जाएगा उसमें। क्लियर है। और अत्यधिक बल लगाइएगा तो टूट जाएगा, और अगर आप बल को हटा देते हैं तो वापस उसी शेप में आ जाएगा। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि जो सॉलिड होते हैं उनका जो आकार है वो निश्चित रहता है, फिक्स रहता है। ठीक है, अत्यधिक बल लगाने से ही वो टूट सकता है। चलिए अगला क्या है, ठोस पदार्थ में कणों की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। ठोस पदार्थ में कणों की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, जैसा कि मैं बताया। इसलिए ठोस पदार्थों का एक निश्चित और दृढ़ यानी कि रिजिड आकार होता है। ठीक है, यानी जो सॉलिड होते हैं उनका जो आकार है वो क्या होता है, रिजिड होता है, मतलब फिक्स होता है। चलिए अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। शर्करा और नमक जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं, लेकिन ये ठोस पदार्थ हैं क्योंकि क्रिस्टलों का आकार वही रहता है। देखिए अगर आप कहोगे कि सर पानी जो है उसको हम ग्लास में डालेंगे तो ग्लास के जैसा हो जाएगा, एक कटोरा में डालते हैं तो कटोरा जैसा हो जाता है, लेकिन चीनी भी तो अगर आप ग्लास में डालिएगा तो ग्लास का शेप ले लेगा, कटोरा में डालिएगा उसका शेप ले लेगा, मतलब जिस बर्तन में आप रखोगे उसी का आकार ले लेगा। तो इसका मतलब क्या, सॉलिड भी लिक्विड है? तो नहीं, सॉलिड लिक्विड नहीं है, यानी कि जो ठोस अवस्था है वो द्रव अवस्था नहीं है। इसमें क्या होता है, जो क्रिस्टल होते हैं, जो चीनी का जो कण होता है उसके ही आकार छोटे होते हैं, जिस कारण से वो एडजस्ट हो जाते हैं ग्लास में। ठीक है, चलिए आगे क्या है। हाथ से दबाकर स्पंज को काफी हद तक संपीड़ित कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यह ठोस है। कारण यह है कि स्पंज के छिद्रों में हवा भरी होती है, दबाने से हवा बाहर निकल जाती है। ठीक है, यहाँ पर स्पंज का मतलब बोल रहा है कि जो वस्तु रुई के समान होते हैं जिसे हम दबाते हैं तो आकार में छोटा हो जाता है। क्यों छोटा हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर हवा भरा होता है, हवा दबाने से क्या होता है, निकल जाता है, इसलिए आकार छोटा हो जाता है। तो वो सॉलिड ही है, ना कि वो गैस है कि आकार बदल लिया। क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे द्रव अवस्था। देखिए द्रव अवस्था में क्या क्या है इसका गुण, उनमें बहाव होता है। द्रव जो होते हैं क्या होते हैं, तरल होते हैं, तरल यानी वे लिक्विड होते हैं और उनमें बहाव होता है। दूसरा पॉइंट क्या है, द्रव का कोई निश्चित आकार नहीं होता, वे बर्तन का आकार ले लेते हैं। मतलब जो द्रव होता है उसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, वे जिस बर्तन में आप उसे रखोगे उसी का आकार ले लेगा। द्रव का निश्चित आयतन होता है, इसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। मतलब अगर आप 1 लीटर पानी लेते हो तो आप किसी भी बर्तन में डालोगे तो वो 1 ही लीटर रहेगा, ना कि वो बढ़ जाएगा या कम जाएगा। उसका जो आयतन है फिक्स है, आकार उसका फिक्स नहीं होता है। ठीक है, द्रवों में बहुत कम संपीड़न होता है, मतलब जो लिक्विड होता है उसमें भी जो दबाव है यानी संपीड़न है, कॉम्प्रेसिबिलिटी जो है वो क्या है, कम है। चलिए इसका कुछ और पॉइंट को देखते हैं। द्रव के कण का आकर्षण बल उसका आयतन निश्चित रखता है। द्रव का जो आकर्षण बल है, कौन सा बल, आकर्षण बल, इसी के कारण द्रव का जो आयतन है वो फिक्स होता है। ठीक है, निश्चित होता है। द्रव जिस बर्तन में रखे जाते हैं
वह उसी बर्तन का आकार ले लेता है। गैस जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 पानी में विचरण करती है और यही जलीय पौधों व जीव यानी कि एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स पानी में घुले ऑक्सीजन के कारण ही पानी में सांस ले पाते हैं। कहता है कि गैस जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये पानी में घुले हुए रहते हैं। ठीक है, किसके द्वारा? विशरण के द्वारा। जब गैस किसी चीज में घुल जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? विशरण बोलते हैं। ठीक है, और यह जलीय पौधे और जीव के लिए, एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल्स के लिए पानी में घुली ऑक्सीजन के कारण ही पानी में सांस ले पाते हैं। मतलब जो जल में रहने वाले जीव हैं वो सांस लेते हैं ऑक्सीजन, तो कहाँ से लेते हैं? पानी में जो उपस्थित होता है आपका ऑक्सीजन और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, इन्हीं कारण वे सांस ले पाते हैं। क्लियर है? अगला है द्रव अवस्था में विसरण अधिक होता है। ठीक है, द्रव अवस्था में क्या होता है? विसरण अधिक होता है और ठोस अवस्था में कम, क्योंकि कणों में गति द्रव में ज्यादा होती है और ठोस में कणों की गति कम होती है। क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो द्रव अवस्था है वो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे गैसीय अवस्था। क्या पढ़ेंगे? गैसीय अवस्था। तो गैस में बहाव होता है, यानी गैस बहते रहते हैं। ठीक है, जैसे हवा चलता है वैसे ही गैस चलता है, यानी हवा में गैस तो मिला हुआ है, इसे ही हम बोलते हैं गैसीय अवस्था। गैसों में संपीड़न अत्यधिक होती है, मतलब गैस को ज्यादा से ज्यादा दबाया जा सकता है, उसके आयतन को कम किया जा सकता है। ठीक है, गैसों में कोई निश्चित सीमाएं नहीं होती, मतलब इसका ना ही आकार निश्चित है ना ही आयतन, मतलब जो चल रहा है सो चल रहा है, उड़ रहा है इधर उधर। ठीक है, गैसों में कोई निश्चित आकार नहीं होता, जैसा कि मैं बताया गैस में निश्चित आकार नहीं होता। गैसों में कोई निश्चित आयतन भी नहीं होता। ठीक है, गैस में कण इधर उधर घूमने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है, उनमें आकर्षण बल कम होता है, इसलिए गैस में बहाव होता है। ठीक है, गैस में बहाव क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर आकर्षण बल कम होता है। चलिए अगला पॉइंट है, गैस का कोई निश्चित आयतन नहीं होता। गैस का कोई निश्चित आयतन नहीं होता, इसलिए गैस जिस भी बर्तन में रखी जाती है वह उसी बर्तन का आयतन घेर लेती है। चलिए अगला पॉइंट है, गैसीय अवस्था में कण अनियमित रूप से तेजी से गति करते हैं। ठीक है, इस कारण कण आपस में और बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगे बल के कारण गैस दबाव बढ़ता है। चलिए अगला है हमारा पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन यानी चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। देखिए पानी पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में मिलता है। जो पानी होता है पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में मिलता है। ठोस में आपका बर्फ आ जाएगा, द्रव में आ जाएगा पानी, गैसीय अवस्था में वाष्प। आगे देखते हैं, गर्म करने पर बर्फ पानी में परिवर्तित हो जाता है। जब आप बर्फ को गर्म करिएगा तो क्या में परिवर्तित हो जाएगा? पानी में, और पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। और अगर पानी को गर्म करिएगा तो क्या में? वाष्प में। ठीक है, पदार्थ की भौतिक अवस्था को दो तरीकों से परिवर्तित किया जा सकता है। कितने तरीके से? दो तरीके से। पहला है तापमान में परिवर्तन। पहला में क्या है? तापमान में परिवर्तन। ठीक है, अगर आप पानी को लेते हैं और इसके टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो इसके जो अवस्था है परिवर्तित हो जाएगी। ये लिक्विड से कैसे हो जाएंगे? गैस हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट। जिस तापमान पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बनता है वह उसका क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। बर्फ का गलनांक होता है 273.16 केल्विन। ठीक है, सुविधा के लिए हम इसे 0 डिग्री सेल्सियस अर्थात 273 केल्विन लेते हैं। चलिए आगे देखिए, जब बर्फ पिघलती है तो बर्फ का तापमान नहीं बढ़ता, लगातार ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद, क्योंकि गलनांक की गुप्त ऊष्मा तापमान को बढ़ने नहीं देती। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। संगलन की गुप्त ऊष्मा। वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बदलने के 2 बार लिखा गया है, तो आपको इसको काट देना है। ठीक है, आपको इसे काट देना है। क्लियर है? चलिए अगला क्या है? क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है इसका क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, जल का क्वथनांक 373 केल्विन होता है। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 बराबर कितना हो जाएगा? 373 केल्विन। अब हम क्या पढ़ेंगे? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी द्रव को यानी 1 केजी पानी को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण के गुण कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला पॉइंट क्या है? जब पानी को उबाला जाता है
तो उसके तापमान में वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, तापमान 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, क्योंकि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा पानी के कणों के बीच के आकर्षण बल को तोड़ती है। ठीक है, आगे है 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक होती है। देखिए यहाँ पे एक फिगर दिखाया गया है ठोस। ठोस को जब हम उष्मा देंगे तो क्या बनेगा, द्रव। और द्रव को जब उष्मा देंगे, हीट देंगे तो गैस। और गैस को फिर से ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगा, द्रव अवस्था। और द्रव अवस्था को फिर से ठंडा करेंगे तो ठोस अवस्था। चलिए देखते हैं आगे क्या है। आगे है ऊर्ध्वापतन। कुछ ऐसे पदार्थ जो ठोस अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में और वापस ठोस में बदल जाते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वापतन कहते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ जैसे कि कपूर, नैप्थलीन बोल, ये सब ऐसे पदार्थ हैं जो कि ठोस अवस्था से गैस अवस्था में सीधा ही कन्वर्ट हो जाते हैं, वे द्रव अवस्था में आते ही नहीं है, या फिर कुछ गैस से सीधा ठोस बन जाते हैं, तो इसे ही हम बोलते हैं ऊर्ध्वापतन। देखिए यहाँ एग्जाम्पल दिया है, थोड़ा सा कपूर या अमोनियम क्लोराइड लेकर इसका चूर्ण करके चीनी की प्याली में डालिए। चीनी की प्याली पर कीप को उल्टा रखिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे चीनी की प्याली है, ये ठोस अमोनियम क्लोराइड इसमें डाला हुआ है, वाष्प बना अमोनियम क्लोराइड और रुई का टुकड़ा। देखिए यहाँ पे रुई का टुकड़ा है। ठीक है, और ये बर्नर है, तो इसमें आपको डाल देना है क्या, ठोस अमोनियम क्लोराइड, इसमें थोड़ा कपूर हो या अमोनियम क्लोराइड हो। ठीक है, और क्या कहता है, चीनी की प्याली पर कीप को उल्टा डालिए या उल्टा रखिए। देखिए उल्टा रखा हुआ है कीप को। कीप के सिरे पर रुई की डॉट लगा दीजिए। ठीक है, रुई का डॉट यहाँ लगा देना है। धीरे धीरे गर्म कीजिए और इसे धीरे धीरे गर्म करना है। हम देखेंगे कि कपूर या अमोनियम क्लोराइड ठोस से गैस अवस्था में बदल जाता है, मतलब यहाँ जो सॉलिड रहेगा वो डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा। ठीक है, कीप की भीतरी दीवारों पर पदार्थ के वाष्प संघनित होते हैं और ये जो ऊपरी दीवार है ये यहीं पे संघनित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये है आपका ऊर्ध्वापतन और ये इसका एग्जाम्पल। ठीक है, और इसका एक्सपेरिमेंट एक्टिविटीज है। क्लियर है, चलिए आगे समझते हैं आगे क्या है। अगला पॉइंट है दाब परिवर्तन पर प्रभाव। यदि हम तापमान घटाने पर सिलेंडर में से गैस लेकर उसे संपीड़ित करें, ठीक है, सिलेंडर में से गैस लेकर संपीड़ित करें तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी और गैस द्रव अवस्था में बदल जाएगी। देखिए एक सिलेंडर ले लीजिए, उसमें आप गैस को फिल कर दीजिए और ऊपर से आप पिस्टन से दबाइए इसे। जैसे जैसे आप दबाइएगा, टेम्परेचर को कम करिएगा तो ये क्या में बदल जाएगा, लिक्विड में बदल जाएगा। क्या में, लिक्विड में। मतलब अगर किसी भी सिलेंडर में, ठीक है, अगर हम गैस को भरते हैं और उसको दबाते हैं और इसके बाहरी वातावरण को ठंडा रखते हैं, यानी कि टेम्परेचर को डाउन कर देते हैं, तब ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये है दाब परिवर्तन पर प्रभाव या दाब परिवर्तन का प्रभाव। चलिए आगे देखते हैं क्या है। ज्यादा दाब बढ़ाने से गैस के कण नजदीक आ जाते हैं, मतलब आप दबाव को ज्यादा बढ़ाइएगा तो गैस के जो कण है वो नजदीक आ जाएंगे। ठीक है, अगला है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम ड्राई आइस भी बोलते हैं। ठीक है, को वापिस गैसीय CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जा सकता है। ठीक है, बिना द्रव अवस्था में बदले। इसके लिए दाब को घटाकर 1 एटमॉस्फेयर तक करना होता है। यानी आपको ड्राई आइस को, यानी कि शुष्क बर्फ को, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, 1 एटमॉस्फेयर तक प्रेशर को करना होगा, यानी इसके दबाव को कम करना होगा 1 एटमॉस्फेयर तक। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट क्या है। दाब और तापमान के प्रभाव से पदार्थों की तीनों अवस्था का अंतरा रूपांतरण इस प्रकार है। तो यहाँ पर क्या है, दाब और तापमान के प्रभाव से पदार्थ के तीनों अवस्था का अंतरा रूपांतरण इस प्रकार है। देखिए ठोस को जब आप गर्म करिएगा तो क्या बनेगा, द्रव। और द्रव को जब आप ठंडा करिएगा तो क्या बन जाएगा, ठोस। मतलब कि पानी को जब आप ठंडा करिएगा तो क्या बनता है, ठोस बनता है ना, बर्फ। क्लियर है। और उसी तरह से बर्फ को जब आप हीट दीजिएगा यानी कि उष्मा दीजिएगा तो क्या बनेगा, गैस। और गैस को जब आप ठंडा करिएगा तो संघनन के माध्यम से वो द्रव बन जाएगा। ठीक है, और गैस जब सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वापातन। और ठोस जब गैस बन जाता है तो उसे भी ऊर्ध्वापातन ही बोलते हैं, यानी कि सब्लिमेशन। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे दिखाया गया है कि ठोस से द्रव बनने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं या द्रव से ठोस बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वाष्पीकरण क्या है, वाष्पीकरण एक ऐसी सतही प्रक्रिया जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं, ऐसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहता है, एक ऐसी सतही प्रक्रिया यानी कि एक ऐसा सरफेस प्रोसेस होता है जिस पर जो द्रव है वो कम तापमान पर, यानी अपने बॉयल होने से कम तापमान पर ही वे वाष्प बन के उड़ने लगता है। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण। क्या बोलते हैं,
वाष्पीकरण। क्लियर है? और ये होता क्यों है? सतह पर उपस्थित कणों में गतिज ऊर्जा के कारण वे अन्य कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं और इसी कारण से वाष्प में बदल जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम सीखेंगे वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, क्या क्या कारक है? तो पहला है सतही क्षेत्रफल। सतह के क्षेत्रफल बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। अगर आप सतह का क्षेत्रफल बढ़ाते हो तो वाष्पीकरण क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। दूसरा है तापमान में वृद्धि। तापमान में वृद्धि से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है क्योंकि पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। ठीक है, पहला क्या था? सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने से वाष्पीकरण बढ़ जाता है और दूसरा तापमान बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है क्योंकि तापमान बढ़ाने से गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, जैसा कि आपने देखा होगा, अगर आप गीला कपड़ा को कहीं सूखने के लिए डालते हो तो उसे आप फैला देते हो, यानी सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देते हो, जिस कारण से वो जल्दी सूख जाता है। दूसरा है तापमान में वृद्धि। अगर देखिए गर्मी के मौसम में अगर आप कपड़ा सूखने के लिए डालते हो तो गर्मी के मौसम में टेम्परेचर ज्यादा रहता है तो वहां पे कपड़ा जल्दी सूख जाता है। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। आर्द्रता। अगर हवा में आर्द्रता है तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है। वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी? घट जाएगी। आर्द्रता का मतलब होता है हवा में मौजूद जल के छोटे छोटे कण, जिसे हम लोग नमी भी बोल सकते हैं। ठीक है, हवा में नमी का होना। क्लियर है? ज्यादा आर्द्रता कम वाष्पीकरण। अगर ज्यादा आर्द्रता होगा तो कम होगा वाष्पीकरण। ठीक है, अगला है वायु की गति। वायु की गति। अगर वायु की गति बढ़ जाती है तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाएगी और वायु की गति घट जाती है तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। क्लियर है? चलिए अब हम सीखेंगे वाष्पीकरण से शीतलता कैसे होती है। वाष्पीकरण से शीतलता कैसे होती है? तो देखिए, वाष्पीकरण के कारण शीतलता होती है, तो इस प्रक्रिया को समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान लुप्त हुई ऊर्जा या छुपी हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेता है। इस अवशोषण के कारण वातावरण शीतल हो जाता है। इस अवशोषण के कारण क्या होता है? वातावरण शीतल हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। देखिए, इसका कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है वाष्पीकरण का। अगर हम हाथ पर एसीटोन डालते हैं, क्या डालते हैं? एसीटोन। तो एसीटोन हमारे हाथ से उष्मा को लेकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और इसी कारण हमारे हाथ पर शीतलता महसूस होती है। और इसी कारण क्या होती है? हमारे हाथ में शीतलता महसूस होती है। चलिए आगे देखते हैं इसका क्या उदाहरण दिया है। गर्मी में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि गर्मियों में पसीना अधिक आता है। सूती कपड़े पानी के अच्छे अवशोषक हैं। जो सूती कपड़ा होता है पानी के अच्छा अवशोषक होता है, होने के कारण पसीना अवशोषित करके वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत कर देते हैं। क्या कहता है? जो सूती का जो कपड़ा होता है पसीनों को या पानी को अच्छे से अवशोषित कर लेता है और अवशोषित करने के बाद वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकरण कर देता है या वाष्पीकृत कर देता है। चूंकि वाष्पीकरण से शीतलता होती है, अतः गर्मी में सूती कपड़ों से हमें आराम मिलती है। यही कारण है कि गर्मियों में लोग क्या करते हैं? सूती कपड़ा पहनना पसंद करते हैं। ठीक है, देखिए अगला एग्जाम्पल क्या है वाष्पीकरण का। गर्मियों में अक्सर लोग मैदानों में पानी छिड़कते हैं। देखिए, अगर कहीं पे मैच उच होता है या फिर कहीं पे कोई बड़ा फील्ड है तो वहां पे क्या करते हैं? पानी का छिड़काव कर देते हैं। यह पानी मैदान से ऊर्जा यानी कि गर्मी प्राप्त करके वाष्प में बदल जाता है और उस जगह को ठंडा कर देता है। क्या कहता है? अगर मान लीजिए कि कहीं पे कोई फील्ड है या कोई पार्क वगैरह है तो वहां पे पार्क में क्या हो जाता है या कोई मैदान फील्ड में क्या होता है? पानी का छिड़काव कर दिया जाता है घास के ऊपर या चारों तरफ फूल पत्ती जो भी होती है उसके ऊपर। और उस जगह पे जब आप जाओगे तो वहाँ के वातावरण में जो बगीचा है या फिर जो भी है, पार्क है, गार्डन है, जो भी है, वहाँ के आसपास ठंडा महसूस होगा क्योंकि वहाँ पे जो पानी का छिड़काव हुआ जिससे वाष्पीकरण हो गया और वाष्पीकरण के कारण वहाँ शीतलता फील होगा। ठीक है, यानी शीतलता वहाँ पे अप्लाई हो गया। तो इस तरह से हम वाष्पीकरण का इस्तेमाल कर लेते हैं ठंडक के लिए। आपने देखा होगा कि घड़े का जल भी ठंडा होता है। इसका भी वही कॉन्सेप्ट है क्योंकि घड़ा मिट्टी से बना होता है और मिट्टी में छोटा छोटा छिद्र होता है, तो घड़े के बर्तन से पानी का रिसाव होने लगता है और पानी का रिसाव के कारण वहां पे वाष्पीकरण होता है और वाष्पीकरण के कारण पानी ठंडा हो जाता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगी आपके नोट्स बनाने के लिए और आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ गया है तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस के लिए, और बेल आइकन को दबा दे ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और बच्चों, यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि चैप्टर से रिलेटेड है, तो अगर आपने पूरा चैप्टर पढ़ा होगा तो इन क्वेश्चन को आप जरूर बना लोगे। ठीक है, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान है, और ये 2 मार्क्स का है। ठीक है, उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि 3 मार्क्स का है, और ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि 5 मार्क्स का। तो आप इन सभी को अच्छे से पढ़ ले। ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस का नोट्स बना ले, और यहाँ पे तो सारा आंसर दिया हुआ है, मैं सारा चीज बता ही दिया हूँ। ठीक है,
आप इसका तैयारी अच्छे से करें और प्रॉपर नोट्स बना लें ताकि आपको एग्जाम के समय कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ पे शॉर्ट समराइज है कि क्या क्या पढ़ना है हमें, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है ये शॉर्ट समराइज दिया हुआ है, ठीक है। ठोस द्रव और गैस का, ठीक है। अच्छे से पढ़े, ध्यान लगाकर, ताकि आपका रिजल्ट बेस्ट हो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।